10, या फिर ये लिखा हुआ है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू C/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, इंटू T माइनस 10। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? ठीक है, और क्या इसका ये चीज स्लोप रहा होगा? हाँ सर। ठीक है, तो मान लो हमारे पास अभी -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, कर्व कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री से राइज होके 0 पहुंचा होगा। यहां पर अपन को आइस ही दिख रहा होगा, ठीक है, और कुछ यहां पर टाइम हो चुका होगा, ठीक है। इस पोर्शन में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहां पर जो लाइन है उसका स्लोप रहा होगा जो मैं हर सेकंड हीट दे रहा हूं डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अब देखो, अब मेरे पास आइस आ चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो मैं हीट दूंगा क्या उससे स्टेट चेंज होगा? क्या वो आइस पानी में कन्वर्ट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ टाइम आ चुका है, T1 टाइम में पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था। अब मैं इसको जो हीट दूंगा, मैं हर सेकंड इसको कुछ हीट दे रहा हूं। कुछ टाइम तक मैंने इसको हीट दिया, T2 टाइम तक। T1 से T2 इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी ये आइस से पानी में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस दौरान आइस और पानी दोनों मिल रहा होगा। T2 टाइम में क्या होगा कि पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है, लगातार उसको हीट मिल रही थी, लगातार वो मेल्ट हो रहा होगा। T2 टाइम पे पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो चुका होगा। और अब भी मैं अगर लगातार हीट देता जाऊं C कैलोरीज पर सेकेंड, तो अब क्या पानी का टेम्परेचर राइज होना चालू होगा? ठीक है, हमारे पास m मास है, मैं उसको हीट लगातार देते जा रहा हूं, ठीक है। मैंने फिर से T टाइम में कुछ उसको हीट दे दी होगी Ct, उससे m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू उसका कुछ टेम्परेचर राइज हो गया होगा, मान लो T -0 है ना, इनिशियल टेम्परेचर 0 था। यहां से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं T जो है वो बराबर रहा होगा Ct/m इंटू SW। क्या ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जिसमें स्लोप रहा होगा C/m इंटू SW, हाँ या ना? तो भाई अब फिर से टेम्परेचर राइज हुआ होगा, यहां पर हमको सिर्फ पानी मिल रहा होगा और यहां पर जो स्लोप रहा होगा वो रहा होगा C/m इंटू SW। और जब टेम्परेचर हुआ होगा 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, तो क्या फिर से कुछ टाइम तक ये कर्व सीधा होने वाला है। तब यहां पर पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, पानी और स्टीम पूरा दिख रहा होगा। जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैं लगातार हीट देते जा रहा हूं, पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ है और अब क्या फिर से टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, अच्छा, यहां पर स्लोप था C/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यहां पर स्लोप है C/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यहां पर स्लोप क्या होगा? C/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, है ना। इस कर्व को अपन नाम देते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या ये बात समझ में आई है क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, है ना, एक चीज बताओ, अगर मैं इस लंबाई को बोलता हूं L1 और इस लंबाई को बोलता हूं L2, तो एक चीज सोच के बताना, अगर मेरे पास 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको मुझे 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए। और वहीं पर अगर मेरे पास 1 ग्राम पानी है तो उसको 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम स्टीम में ले जाने के लिए। तो किसमें हीट ज्यादा लग रही, पानी से, सॉरी, आइस से पानी में या पानी से स्टीम में? तो अगर मैं L1 और L2 की लेंथ में कंपेयर करूं तो जिसमें ज्यादा हीट देनी पड़ी है क्या उसमें टाइम भी ज्यादा लगा होगा? क्योंकि भाई हर सेकंड तो C कैलोरी मिल रहा है। यहां पर क्या ज्यादा हीट देनी पड़ी होगी जब पानी से अपन स्टीम में जा रहे हैं? तो बताओ L1 L2 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? L2 बड़ा। L2 बड़ा, L1 छोटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, क्या दोनों 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होते हैं? मैंने लिखवाया ये। तो क्या इसका और इसका स्लोप एग्जैक्टली सेम रहा होगा? यस सर। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या ज्यादा होता है आइस और स्टीम की स्पेसिफिक हीट से? यस सर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो
इसके लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ये वाले कर्व का स्लोप कम रहा होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज्यादा। क्या ये बात समझ में आई है? कर्व क्लियर है पूरा? ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इस कर्व पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बहुत सारे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक, यहाँ पर अपना कैलोरीमेट्री का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की बात कर ली है बढ़िया तरीके से, एकदम क्विक रिवीजन। समझ में आया है? कुछ सीखने को मिला है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर उससे? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। चलो ड्रॉ कर लिया सबने, है ना? नोट कर लिया है ना? मैं वापस आता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो स्लोप है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो ये मैं शीट आज भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना, आप लोग से हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। टू आइडेंटिकल वेसल्स, थर्मल कंडक्टिविटी। चलो बहुत बढ़िया, मैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर के हैं, तो सब ध्यान से देखेंगे। मैं आप लोग को बताता हूं। हमारे पास मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस रॉड का एक एंड मान लो T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड मान लो T2 टेम्परेचर पे है और T1 जो है वो बड़ा है T2 से। ठीक है, तो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर वाले एंड से लो टेम्परेचर वाले एंड तक हीट फ्लो करती है। ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको मान लो मैं K से डिनोट कर दूं। तो यहां पर जो पर यूनिट टाइम हीट फ्लो करी है dQ by dt, इसको कई बार हम लोग हीट करंट भी नाम देते हैं। इसको कई बार हम लोग हीट करंट भी नाम देते हैं। जो पर यूनिट टाइम जो हीट फ्लो कर रही है ना, हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम या फिर हीट करंट, वो होता है K इंटू A इंटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, सॉरी डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, जिसमें लेंथ ये होगी L। ठीक है, अगर ये जो टेम्परेचर है एंड्स पर, इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट एक यूनिट टाइम में फ्लो कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताता हूं, है ना? बाकी जो टर्म्स है A या फिर L वाली चीजें बताने के लिए, मान लो एक गरम तवा है, गरम तवा है। एक केस में तुम क्या करते हो, तवे के ऊपर ऐसी उंगली रखते हो और एक केस में ऐसा अपना पूरा हाथ रख देते हो। तो किस केस में ज्यादा मजा आएगा? जिसमें हाथ रखने। क्यों हाथ रखने में ज्यादा मजा आ रहा है? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ज्यादा हो गया है, ज्यादा एरिया से हीट फ्लो कर पा रही है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो है वो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता तो हीट फ्लो भी ज्यादा होती? हाँ या ना? ठीक, एक दूसरा एग्जांपल, मान लो तुम्हारे हाथ में एक लोहे की रॉड है और आगे कहीं आग लगी हुई है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, लोहे की रॉड को एक एंड से पकड़े हो, दूसरे एंड को आग में डुबाए हुए, है ना? आग से गर्म कर रहे हो तो तुमको कुछ गर्म फील हो रहा होगा। एक केस में तुम्हारे पास रॉड 1 मीटर लंबी है, दूसरे केस में तुम्हारे पास रॉड सिर्फ 10 मीटर लंबी है और उसको तुम आग में डुबाए हुए, किसमें ज्यादा मजा आएगा? छोटी वाली में। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? अगर तुम लोहे की रॉड को एक तरफ से गर्म करोगे ना तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। तो छोटी वाली में एक्चुअल में कम टाइम में ज्यादा हीट फ्लो हो पा रही है, तो जो हीट करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। लेंथ जितनी छोटी होगी उतना जल्दी हीट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना? हमारे पास हीट करंट जो है एक्चुअल में प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आती है। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कि भाई हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं। हो सकता है भाई लोहे के केस में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्रिएट करोगे तो कुछ हीट फ्लो कर रही होगी, ग्लास के केस में करोगे तो हो सकता है कुछ अलग हीट फ्लो करे सेम टाइम इंटरवल में। तो एक्चुअल में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। क्या ये बात समझ में आई है?
Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, अब सब ध्यान से सुने। एक्चुअल में कभी भी अगर मुझे कंडक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से एनालॉजी सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। कैसे? हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर हुआ करता था और रेजिस्टर के इस एंड पे मान लो पोटेंशियल V1 है, इस एंड पे मान लो पोटेंशियल V2 है, और V1 अगर बड़ा है V2 से तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है, और करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से यहां पर जो हीट करंट है मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए। जो काम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है सेम काम यहां पर हीट करंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट वाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हीट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। वहां पर जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता है यहां पर सेम काम टेम्परेचर डिफरेंस करता है। यहां पर जो काम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कर रहा होगा यहां पर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये चीज सेम काम करती है। इसको अपन बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाय के ए। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है रो L बाय ए, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस इज L बाय के ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जब कभी भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कंडक्टिविटी का तो एक्चुअल में एनालॉजी सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। किस तरह से एनालॉजी सेट करूंगा मैं अभी आप लोग को समझाता हूं। एक मिनट, मैं अभी आया, इसको नोट कर लो तुम लोग। हो गया, कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो वापस आते हैं क्वेश्चनों पे। अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि भाई इसके क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं हमको, ठीक है। तो मैं एक आध ऐसा क्वेश्चन उठाता हूं जिसमें फिगर नहीं है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है द एंड्स ऑफ अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास एक कॉपर रॉड है, मान लो ये वो कॉपर रॉड है, ठीक है। इसके एक एंड को हमने मेंटेन कर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरे एंड को मेंटेन कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है इसकी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमको बता दिया गया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट द सेंटर ऑफ रॉड देयर इज अ सोर्स ऑफ हीट ऑफ पावर 25 वॉट। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट द सेक्शन ऑन रॉड एट विच सोर्स इज सप्लाइंग हीट विल बी, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर मिड पॉइंट पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, और यहां से हम लोग लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, यहां से अपन लगातार हीट दे रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, बेसिकली हम 25 जूल्स पर सेकेंड हीट दे रहे हैं या फिर 25 वॉट हम लोग हीट दे रहे हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म्स में सोचो। तुम ऐसा मान लो कि हमारे पास इतने पोर्शन का कुछ थर्मल रेजिस्टेंस रहा होगा RT। थर्मल रेजिस्टेंस इज लेंथ, है ना, इतने पोर्शन की लेंथ जो है वो है 0.5 बाय कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दी हुई है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये इतने पोर्शन की थर्मल कंडक्टिविटी है, मान लो इसको मैं R बोल रहा हूं, ठीक है।
तो इस पोर्शन की थर्मल कंडक्टिविटी भी आर रही होगी। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब आप लोग ऐसा सोचो कि मेरे पास एक्चुअल में सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर टेम्परेचर टी, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 100, और यहाँ से जो करंट आ रहा है जूल पर सेकेंड, इसी को तो हमने करंट बोला था, जो हीट करंट आ रहा है वो 25 है। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन से कुछ करंट आ गया I1, इस डायरेक्शन में आगे करंट चला गया I2, और अगर मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाऊं तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए 25 प्लस I1 क्या वो I2 के बराबर रहा होगा? हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूं, मुझे ज्यादा हीट कंडक्टिविटी में दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं सीधे इसको इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी सेट करके सॉल्व करूंगा, जिसमें अगर मैं I1 को लिखूं तो I1 इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो रहा होगा टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस टी, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस टी रहा होगा, डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके यहां पुट कर दो, इक्वल्स टू I2, जो इसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो रहा होगा T माइनस 0 डिग्री, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। क्या यहां से T निकल के आ जाएगा? समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने बिल्कुल एनालॉजी सेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, एक बार ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो, बस फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको उठाने में अपना फिगर ही गायब हो जा रहा है, मैं फिर से बना देता हूं। चलो आगे बढ़े, इसको ड्रॉ कर लो, बस आप लोग सॉल्व करते रहना। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को बताता हूँ, फिगर दिख रहा है इसमें, फिगर ऐसा बना हुआ है, बस ये है A, ये है B, ये है C। 3 rods of identical cross section area made from same identical material form the sides of an equilateral triangle. The points A and B are maintained at temperature T and 2T respectively. In steady state, the temperature of point C is Tc. Assume only heat conduction takes place Tc equals to। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 3 रॉड बोली है, तीनों की लेंथ बराबर है, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब एक का थर्मल रेजिस्टेंस अगर R है तो दूसरे का भी R, तीसरे का भी R रहा होगा। और जैसे ही क्वेश्चन मिलता है हम सीधे इसकी एनालॉजी बना लेंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाली मुझे दिख रही होगी, यहाँ पर टेम्परेचर T, यहाँ पर टेम्परेचर 2T, ये R, ये R, ये R, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है Tc। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ का टेम्परेचर Tc निकालना है तो क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ पर करंट निकला I1, यहाँ पर करंट निकला I2, और नेट करंट जो इस जंक्शन इस पॉइंट से निकल रहा होगा 0 रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो I1 कितना रहा होगा? वो रहा होगा, अब देखो मैं अगर ऐसे करंट जाता हूं मान रहा हूं तो क्या Tc सबसे बड़ा रहा होगा? तो यहां पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखो इस R के अक्रॉस तो रहा होगा Tc माइनस T बाय R, ये I1 रहा होगा। ऐसा करंट जाता हूं मान रहा हूं तो Tc बड़ा है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा Tc माइनस 2T बाय R। यहां पुट करो, वहां से Tc निकल आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सर्किट से एनालॉजी सेट करोगे तो बड़ी आसानी से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो भाई और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को फिगर बताता हूँ। फिगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ऐसी रॉड बनाई गई है, यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी K है, आगे की थर्मल कंडक्टिविटी है K0 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो L लिखा होगा। ठीक है, यहां पर ठीक है, टाइपिंग एरर है ये। और इस एंड पे टेम्परेचर 2T0 है, यहां पर टेम्परेचर T0 है, बीच का टेम्परेचर T डैश है, ये लेंथ L है, ये लेंथ 2L है, हमसे T डैश पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूं ना, मुझे T डैश निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं भाई दो रजिस्टर है, यहाँ पर टेम्परेचर 2T0 है, यहाँ का T डैश है, यहाँ का T0 है, ये मान लो R1, ये मान लो R2। अगर R1 R2 लिख पाए तो किस क्वेश्चन में कुछ भी दम बचता है क्या फिर? ठीक है, क्वेश्चन बस R1 R2 लिखने का है ना। फिर करूंगा क्या, मान लूंगा यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2, और इन दोनों का जो नेट सम होगा वो 0 हो जाएगा, ऐसा मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना। अब क्वेश्चन उठता है कि R1 कितना है, तो R1 जो है वो रहा होगा लेंथ L बाय कंडक्टिविटी K0 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो है कुछ A। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं मान लेता हूं A। तो यहां से मुझे R1 मिल गया। जिस चीज से मुझे मेहनत लगेगी वो है R2 निकालने में, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालने में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट थी, पर इस केस में थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ के साथ लगातार वेरी कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, सब ध्यान से देखें कैसे करना है। इस एंड से x डिस्टेंस पर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, मैं सिर्फ इस पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूं, इस पोर्शन को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके लिए R2 निकालूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी मुझे बोला गया K0 इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल होता है। ठीक है, तो यहां से x दूरी पर थर्मल कंडक्टिविटी ये रही होगी। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटी सी थिकनेस और ले लेता हूं dx। dx इतना छोटा है कि x में कुछ खास चेंज ही नहीं आया। इस एंड से यहां तक का डिस्टेंस भी x है और आगे तक का डिस्टेंस भी लगभग x है। ठीक है, तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं तो इतने पोर्शन के लिए मैं इस थर्मल कंडक्टिविटी को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इस छोटी सी लेंथ ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिया होगा जो कि रहा होगा लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि K0 इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल। क्या ये बात समझ में आई है? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक है, अब देखो मुझे इस पूरे का रेजिस्टेंस चाहिए था, तो मैं x को ऐसे वेरी कराऊंगा जिससे पूरा कवर हो जाए। तो मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूं, सारे छोटे छोटे सेक्शन का रेजिस्टेंस ऐड करूंगा, और x को वेरी कराऊंगा मैं 0 से 2L तक, है ना, ये पूरा 2L लेंथ का था। तो मुझे यहां से मिल जाएगा R2, और जैसे ही R1 R2 मिले तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? हाँ सर। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो सर। चलो बहुत बढ़िया ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, कभी भी कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह ड्रॉ करके सॉल्व करना, तो आसानी से आंसर आएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं ना। अच्छा, अब मैं आप लोग से अगर बात करूं तो एक्चुअल में जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर में हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, एक है क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, और एक है रेडिएशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में दो चीजें आती हैं, एक थर्मल कंडक्टिविटी और एक रेडिएशन। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी को जो हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट से एनालॉजी सेट करके सॉल्व करेंगे।
बात समझ में आ रही है? दूसरा पार्ट आता है रेडिएशन का, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इमिसिविटी ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग फिलामेंट ऑफ अ 1000 watt bulb is 0.4. If its radius be 40 millimeter, the approximate temperature at which it operates at correct rating is. ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूं यहां पर क्या करना है, क्या बोला जा रहा है। रेडिएशन के चैप्टर में हमारे पास एक लॉ होता है, स्टीफन्स लॉ, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T है, तो ये अपने टेम्परेचर के कारण हर डायरेक्शन में रेडिएशन इमिट करेगी। ठीक है, मान लो ये जो बोर्ड है, अगर बोर्ड बहुत गर्म होता तो मैं इसके पास हाथ लाता तो मेरे को गर्म फील हो रहा होगा कि नहीं? मैं टच नहीं किया, बस पास लाया हूं, आया ना? इसका मतलब यहां से हीट का फ्लो है। ठीक है, वो जो हीट फ्लो है वो वेव्स के कारण है, वो ईएम वेव्स है, बेसिकली वो हीट लेके आ रही है। जैसे अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, तो मैं अगर धूप में खड़े हो जाऊं तो मुझे गर्म फील होगा। क्यों गर्म फील होगा? क्योंकि सन से रेडिएशंस आ रहे हैं जो अपने साथ हीट को कैरी करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि पर सेकेंड जो हीट यहां से इमिट हो रही है। ठीक है, हीट इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड जो यहां से हीट इमिट हो रही है, अगर मैं उसको बोल दूं dq/dt, तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा E/A/T⁴। ठीक है, जिसमें मैं एक एक टर्म बताता हूं, है ना। यहां पर जो T लिखा हुआ है, T इज बेसिकली टेम्परेचर, जिसको हम पुट करते हैं केल्विन में। याद रखना है, स्टीफन्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो है केल्विन में, है ना। ये बॉडी हर सेकंड कुछ हीट इमिट कर रही होगी, तो जो रेट ऑफ हीट इमिटेड है वो ये लिखा रहता है, इसमें T टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में पुट करेंगे। A जो है वो है एक्सपोज्ड एरिया, वो एरिया जो सराउंडिंग के लिए एक्सपोज्ड है, जहां से सराउंडिंग के पास हीट पहुंच रही होगी। जैसे अगर ये एक स्फीयर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया जो होता, ठीक है। E जो है ये है इमिसिविटी, एक्चुअल में कौन सी बॉडी कितनी हीट इमिट करेगी। देखो मैं 4-5 बॉडी ले लो अलग अलग मटेरियल की, सबका टेम्परेचर सेम, पर हो सकता है किसी एक के केस से मुझे ज्यादा गर्म फील हो रहा हो, दूसरे केस में कम गर्म फील हो रहा हो। क्यों? क्योंकि कौन कितनी हीट हर सेकेंड इमिट करेगी वो उसकी मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, जो कि हम इमिसिविटी से समझते हैं। ठीक है, इमिसिविटी इज बेसिकली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मतलब इसका कलर बिल्कुल ब्लैक है, कोई अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। यहां पर टेम्परेचर दोनों का सेम है। कोई दूसरी बॉडी कितनी एनर्जी इमिट करेगी वो हम इस रेशियो समझते हैं। ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करने वाली है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। बाकी जितनी भी बॉडीज हैं उनकी इमिसिविटी 1 से कम होती है। ब्लैक बॉडी सबसे अच्छा इमिटर और सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। बाकी सारी बॉडीज जो है सेम टेम्परेचर पर कम हीट इमिट कर रही होंगी जितनी ब्लैक बॉडी इमिट कर पा रही होगी। तो यहां पर जिस मटेरियल की बात हो रही है उसकी इमिसिविटी 0.4 है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी जितनी हीट इमिट करती ना, ये वाला मटेरियल उसका सिर्फ 40% इमिट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर।
और यहां पर जो सिग्मा लिखा हुआ है ये है स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा जो लिखा हुआ है वो है स्टीफन्स कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू याद है किसी को? मैं भूल गया। 5.67 into 10 की पावर -8। बहुत शानदार, है ना। 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हमारे पास ये लिखा हुआ है वॉट। ई जो है वो तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो यूनिट लेस है, तो ये हो जाएगा वॉट। एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4। क्लियर है सबको ये? कॉपी कर लो तो बताना, आगे बढ़ेंगे। कर लिया सर। आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना सबने कॉपी? आगे बढ़ो। चलो, अब देखो हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फिलामेंट है, मान लो ये वो फिलामेंट है, ठीक है। और इसका रेडियस हमको बताया गया 40 मिलीमीटर, मतलब 40 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स। इसकी लंबाई हमको बताई गई है 1 मीटर और उसका पावर बताया गया है। बेसिकली ये एक बल्ब का फिलामेंट है जो कि इतनी एनर्जी हर सेकेंड इमिट कर रहा होगा, 100 जूल पर सेकेंड वो इमिट कर रहा है, जो कि बराबर होगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4 के, जिसमें सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8, ए की वैल्यू 0.4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, सॉरी एक्सपोज्ड एरिया की वैल्यू। यहां पर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, यहां पर ए है एक्सपोज्ड एरिया, वो एरिया जो कि एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, जहां से हीट एटमॉस्फेयर तक पहुंच सकती है। तो इस केस में वो कर्व्ड सरफेस एरिया रहा होगा। इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से हीट बाहर निकल रही होगी एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया है वो रहा होगा 2 पाई आर इंटू एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया। ए जो है वो है एक्सपोज्ड एरिया और टी की पावर 4 टेम्परेचर हमको निकालना है, ठीक है। यहां पर रेडियस हमको पता है 40 इंटू 10 की पावर -3, लेंथ हमको पता है 1, तो वैल्यूज पुट करेंगे, जो आंसर आ गया वो हमारा आंसर। क्लियर है सबको ये? क्या एंड्स का एरिया मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बल्ब का फिलामेंट बोला गया, एक्चुअल में यहाँ पे वायर आया रखा होगा ऐसा, ठीक है, बल्ब ऐसा दिख रहा होगा हमको, ठीक है। ये बेसिकली ये जो पोर्शन है वो वायर से ही कनेक्टेड मान ले रहा हूं मैं, वायर का ही पार्ट मान ले रहा हूं। फिलामेंट अगर तुम देखो फिलामेंट ऐसा रहता है ना, यहां से हीट निकल रही होगी, है ना, इसलिए मैंने एंड्स को काउंट नहीं किया है, ठीक है। ओके, किसी को यहाँ पर और कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना, अपन को थोड़ा बहुत इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 में चल रहा है, फोर्थ रूट तो एग्जाम में निकालूंगा नहीं मैं, पर अगर तुम ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में गैप सफिशिएंट है। आप वैल्यू पुट करके एक बार अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोलर कांस्टेंट, मैं आपको एक बार सोलर कांस्टेंट के बारे में बताता हूं। एक टर्म होता है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। मान लो हमारे पास ये जो है ये है सन, ठीक है। सन का कुछ टेम्परेचर है Ts, ठीक है। सन का कुछ रेडियस है R ऑफ सन,
क्या इसके कारण सन हर सेकेंड कुछ एनर्जी इमिट कर रहा होगा? ठीक है, जो एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड रही होगी वो रही होगी सिग्मा E8 की पावर 4, जिसमें जो अपने स्टार्स होते हैं या फिर सन होते हैं उनकी इमिसिविटी हम 1 लेते हैं, उनको हम ब्लैक बॉडी मानते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रहे होंगे। स्टार्स या फिर सन की इमिसिविटी हम लोग लेते हैं 1। तो क्या ये बेसिकली पावर रेडिएटेड बाय सन लिखा हुआ है? है ना? जिसमें ये रहा होगा टेम्परेचर ऑफ सन और ये रहा होगा एक्सपोज्ड एरिया ऑफ सन, जो कि रहा होगा 4πRS का स्क्वायर। ठीक है, इतनी पावर सन हर सेकेंड रेडिएट कर रहा होगा। अब सोचो इससे बहुत दूर यहां पर अपनी अर्थ है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच का एक डिस्टेंस है d, बहुत बड़ा डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ सन एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब मान लो मैं निकालना चाहता हूं कि 1 सेकेंड में अर्थ पर कितनी एनर्जी लैंड कर रही है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ किया। तो तुम लोग सब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है और उसकी पावर है 10 वॉट, मतलब हर सेकेंड वो 10 जूल इमिट कर रहा है। पॉइंट सोर्स है, हर डायरेक्शन में एनर्जी इमिट कर रहा होगा। मैं इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर मान लूं। अगर ये पॉइंट सोर्स 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्फीयर के पास 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी पहुंचेगी? 10 जूल। है ना? अगर पॉइंट सोर्स 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्फीयर के पास 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी पहुंचेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हमारे पास जो सन है, सन की पावर PR है, वो इतने जूल हर सेकेंड इमिट कर रहा होगा। तो अगर मैं d रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर बना लूं, d इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, d रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर बना लूं, तो मुझे बताओ कि इस स्फीयर के सरफेस पर हर सेकेंड जो एनर्जी पहुंच रही है क्या वो इतनी ही होगी? हाँ सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर एक पॉइंट सोर्स